हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2013 रेगुलर का बैंक रिकन्सिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड में आता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। सो द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ गनी खान, ठीक है। तो जिस बिजनेस का हम बैंक रिकन्सिलेशन करने वाले हैं उस बिजनेस का नाम गनी खान है, ठीक है। रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिवील्स कहते हैं यानी कि वो दिखा रहा है अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने दिखाई है। अब हमें करना क्या है, हमें बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करनी है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, जो कि एज ऑन December 10 और 2012 की, ठीक है। मतलब ये डेट है इस डेट की। तो अब हमारे पास जो फॉर्मेट होगा वो उसका ये होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है बिजनेस का नाम लिखना है, देन यू हैव टू राइट योर द स्टेटमेंट नेम, जो आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होगी, और जो पीरियड होगा जिस पीरियड के लिए, ठीक है। तो वो नीचे आप जो है पीरियड लिखोगे वो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ट्रांजैक्शन से। तो पहली ट्रांजैक्शन है कैश एट द बैंक कैश एट द बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक कैश जो है बैंक के अंदर पड़ा हुआ है 9,820 ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाई हुई है कि लेट सपोज आपकी बैंक में 100 रुपये थे और आपने किसी को चेक लिख कर दिया, वो 200 रुपये का था, ठीक है। अब वो जब आपके बैंक के पास जाएगा, उसको हम बेसिकली ओवरड्राफ्ट अकाउंट या रनिंग फाइनेंस अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है, अमूमन। सो वो बंदा जो है वो गया आपकी बैंक के पास, ठीक है, और उन्होंने जो है 200 रुपीज़ का चेक दिया, जबकि आपकी बैंक अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज़ पड़े हुए थे। तो ओबियसली जब आपको बैंक जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगी, तो क्या होगा कि वो 200 का चेक जो है बाउंस नहीं होगा, और बल्कि उस बंदे को पूरी पेमेंट हो जाएगी 200 की, लेकिन आपके अकाउंट में -100 का बैलेंस बच जाएगा। यानी कि आपको 100 रुपीज़ और पेमेंट, मतलब अब कर्जदार हो बैंक के, कि आपको जो है 100 रुपीज़ पेमेंट करनी है बैंक को, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द ओवरड्राफ्ट इज़, ठीक है। सो ये ओवरड्राफ्ट कुछ इस तरह काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट भी पेमेंट करनी पड़ेगा। ये लेट सपोज अगर ये रकम जो है वो मिलियंस में है, तो देन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, ठीक है। सो पहले ये हो गई, ठीक है, ओवरड्राफ्ट। अब हम जो है यहाँ पे एक एंट्री लिख लेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बताया था कि जो है एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास पासबुक में यानी कि कैश इन बैंक जो है वो 9,820 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ है, यानी कि नेगेटिव में। तो जिस वजह से हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अकाउंटिंग में जब भी आप कोई अमाउंट नेगेटिव में लिखते हो तो आप उसको ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है। फिर आपके पास है हमारे पास एंट्री नंबर 2, जिसमें हमें बताया गया है कि कैश एट बैंक है एज पर कैश बुक के मुताबिक जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, बैंक के अंदर वो कितना है 29,650, ठीक है, ऑन December 10, 2012, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम बैंक रिकन्सिलेशन में क्या कर रहे होते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन में हम रेक्टिफाई कर रहे होते हैं, यानी कि टैली कर रहे होते हैं हमारे बैंक स्टेटमेंट्स को और वो उन रिकॉर्ड्स को जो कि हमने खुद ने लिखा, ठीक है, अब या उनके जर्नल्स बनाए, तो हम उस रिकॉर्ड को बैंक की स्टेटमेंट से मैच कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हमारे जो बैंक की स्टेटमेंट के बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजेक्शन है और जो ट्रांजेक्शन हमारे पास रिकॉर्ड हुई है वो दोनों आपस में मैच हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, कितनी मतलब एक्यूरेट हैं, ठीक है। और इसमें जो है काफ़ी बाज़ वक़्त ये होता है कि बैंक जो है कुछ चार्जेस वगैरह निकाल लेती है, तो वो हमें नहीं बताती है, ठीक है। वो बैंक स्टेटमेंट में लगे हुए होते हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट जब हमें मिलती है, क्योंकि ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट जो है महीने के एंड में मिलती है, अब महीने से अब उसका जो है बिजनेस वेट नहीं कर सकता इतना, ठीक है, कि मुझे बैंक स्टेटमेंट मिले और फिर मुझे पता लगे कि मेरे पास कितना कैश पड़ा है, कहाँ से कैश आया, कहाँ कैश गया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपने पास जो है वो एक कैश बुक कीप करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि कैश बुक कीप करने का वो ये कि वो अगर बैंक वाले से कोई गलती हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पैसे दिए, ठीक है, और बैंक वालों ने वो जो है मतलब जिस बंदे को आपने पैसे दिए और बैंक वालों ने मतलब आपने कुछ ज़्यादा पैसे दिए, लाइक 6,000 आपने कहा कि भाई हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने 6,000 ऑन द बुक्स लिख लिया आपकी कैश बुक में, ठीक है, और बैंक वालों ने जो है आप उस बंदे को 5,000 की पेमेंट की, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब मिसबैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बैंक वालों से हो सकता है कि हो सकता है कि बैंक वालों ने उसको 6,000 की पूरी पेमेंट कर दी, लेकिन अपने पास जो है वो 5,000 रिकॉर्ड किए, ठीक है। तो इससे जो है आप बैंक स्टेटमेंट को भी रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। So this is what it is.
सो अब हम दूसरी एंट्री पढ़ते हैं, कैश एट बैंक एज पर कैश बुक। कैश बुक के जो हमने खुद ने रिकॉर्ड कीप किए थे उसके मुताबिक हमारे पास कैश पड़ा होना चाहिए बैंक में, कितना 29,650 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखो कि बैंक तो कुछ और बता रही है, बैंक की स्टेटमेंट हमारी जो कैश बुक है वो कुछ और बता रही है। तो जिसकी वजह से अब हम इसको रिकनसाइल करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें जो है वो मिसमैच हुई हैं या किन चीज़ों में से डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, ठीक है, या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, या क्या चीज़ जो है वो टैली नहीं हो रही, या क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि रेक्टिफाई हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने कैश एट बैंक एज पर कैश बुक हमने लिख लिया यहाँ पे 29,650, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है, अच्छा ये पढ़ने से पहले मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर लेट सपोज कि अगर आप 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक इसको जो है वो अपनी लायबिलिटी मानती है, ठीक है। लायबिलिटी मानती है तो इसका मतलब कि जब आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट करोगे तो बैंक बोलेगी कि आपके जो 100 रुपीज़ हैं वो क्रेडिटेड किए गए हैं, ठीक है। क्रेडिटेड किए गए हैं उसका मतलब कि डाले गए हैं। अगर आपके बिजनेस में कोई आपको 100 रुपीज़ देता है या आपको 100 रुपीज़ अर्निंग होती है या 100 रुपीज़ आते हैं तो आप इसको अपना एसेट मानोगे, ठीक है, क्योंकि ये पैसे आपके हैं। जबकि बैंक के अंदर अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट कराते हो तो ये पैसे बैंक के नहीं हो जाते, ये पैसे आपके रहते हैं और बैंक जो है इसको एज अ लायबिलिटी कंसिडर करता है। तो जिसकी वजह से वो उसको क्रेडिट करता है, यानी कि बैंक के अंदर पैसे के तो क्रेडिट होंगे, अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसे हैं तो ये डेबिट होंगे, क्योंकि आप जो इसको एसेट मानोगे, ठीक है। सो बाजू को तो ऐसा होता है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट पढ़ते हो तो बैंक स्टेटमेंट में 2 साइड्स होती हैं, क्रेडिट की साइड होती है और डेबिट की साइड होती है। तो लोग क्या करते हैं कि मतलब जो नॉर्मल बिजनेस बंदे होते हैं या नॉर्मल बिजनेस पर्सन होते हैं तो वो वही डेबिट क्रेडिट वाले रूल फॉलो करते हैं और कहते हैं कि ये डेबिट से भी मतलब कि पैसे आए और क्रेडिट में पैसे गए। तो बैंक में ये जो है रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। बैंक में यानी कि क्रेडिट की साइड पर अगर लिखे हुए तो उसका मतलब कि पैसे आए, अगर डेबिट की साइड पर लिखे हुए तो उसका मतलब कि पैसे गए बैंक अकाउंट से आपके, ठीक है। और जबकि अगर आपके अपने कैश बुक में लिखा है तो इसका मतलब कि डेबिट साइड पे पैसे आए और क्रेडिट साइड पे गए पैसे आपसे, ठीक है, मतलब आपके यहाँ से। तो ये मुझे लगा कि ये मुझे बता देना चाहिए, ठीक है। तो अब हम दूसरी एंट्री पे पढ़ते हैं। चेक वर इशूड फॉर द वेरियस पेमेंट, ठीक है। वेरियस पेमेंट के लिए यानी कि काफ़ी सारी पेमेंट्स के लिए चेक इशू किया गया, जो कि 1,12,400 का था चेक, ठीक है। बट द चेक ऑफ ₹96,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स, ठीक है। और इन पेमेंट्स के लिए मतलब इतना चेक जो है आपने कहा कि ये इशू कर दो, लेकिन जिसने इशू किया उसने सिर्फ 96,400 का पेमेंट के लिए बना के दिया, ठीक है। तो यानी कि अब इसका जो डिफरेंसेस कितने, मतलब अगर 1,12,400 को माइनस करें या 1,12,400 में से माइनस करें 96,400 तो ये आपके पास आ जाएंगे 16,000, ठीक है। यानी कि इसका जो डिफरेंस है इन दोनों का वो 16,000 का है, ठीक है। आपको टोटल जो पेमेंट करनी थी वो 1,12,400 की करनी थी, जबकि आपने 96,400 की तो इसका मतलब कि बैंक के अकाउंट से अभी भी 16,000 की पेमेंट होनी है। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 16,000 नेगेटिव में लिख लिया, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट से जाने हैं, ठीक है, या जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है चेक ऑफ ₹88,000 वर रिसीव्ड, ठीक है। हमें एक 88,000 का चेक जो है वो रिसीव्ड हो गया और हमने डिपॉजिट भी करा लिया, बट द चेक ऑफ ₹40,250 वर नॉट क्लियर, ठीक है। अनक्लियर चेक है ये। अनक्लियर चेक क्या होता है? अनक्लियर चेक ये चेक होता है कि आप जो चीज़ आप एक बंदे को एक चेक इशू कर दो और वो जाके वो चेक जो क्रॉस चेकिंग करे। क्रॉस चेकिंग होती है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफरिंग, ठीक है। तो क्रॉस चेकिंग ये होता है कि क्लियरेंस में पहले जाता है चेक, जो है पहले क्लियरेंस में जाता है, उसमें 1 डे लगता है, 1 डे के बाद जो है वो पेमेंट जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, कोई इशू आ गया या कुछ भी हो गया, तो जिसकी वजह से 40,000 जो है वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं गए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने आपके अकाउंट में नहीं डाला, क्लियरेंस में कोई इशू आ गया होगा, ठीक है। तो या हो सकता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये कौन सी तारीख थी, ये तारीख है यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही तो बिजनेस, ये वाली तारीख, आप इस तारीख का बना रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपने इस तारीख पे बैंक स्टेटमेंट ली, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आप इस तारीख पे लेकर आए। अब जब चेक जो था वो आपका लेट सपोज कि इसी तारीख को डिपॉजिट हुआ, ठीक है, इसी तारीख को ही चेक भी डिपॉजिट हुआ। अब चेक को जाहिर सी बात है क्लियरेंस में जाने पे एक पूरा दिन लगता है, ठीक है, मतलब क्लियरेंस का जो प्रोसेस होता है उसको
गुजारने के लिए एक पूरा दिन लगता है। तो आप जब अगर आप 10 तारीख को या इस 10 तारीख को निकालोगे बैंक स्टेटमेंट, तो ऑब्वियसली इसमें वो वाला चेक तो ऐड नहीं होगा जो कि क्लियरेंस में गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्लियरेंस में जो चेक गया है वो ऑब्वियसली वो अमाउंट तो इसमें ऐड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब ये क्लियर होगी आ जाएगी तब आपकी आपकी बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन ये चेक बुक कैश बुक में होगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली जब आपको चेक मिला और आपने डिपॉजिट करा तो आप कैश बुक में लिखोगे कि मेरे पास इतना कैश आया, ठीक है। तो अब वो नहीं है, तो इसकी वजह से आप जो है पासबुक में उसे ऐड अप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनक्लियर्ड चेक, ठीक है, अनक्लियर्ड चेक। कितने का लिखोगे आप? 40,000 240, आई थिंक 240 था ना, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन। सो ये था 250, सॉरी 40,250। सो 40,250 का ये आपका अनक्लियर्ड चेक, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ₹312, ठीक है, एंड बैंक सर्विस चार्जेस ₹168 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर ये दोनों चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं हुए, जबकि बैंक स्टेटमेंट से ऑलरेडी कट चुके हैं। तो जिसकी वजह से आपकी जो कैश बुक है वो बैंक स्टेटमेंट से टैली नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि इन दोनों के चार्जेस को भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं चार्जेस, या आप लिख सकते हो सर्विस चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस, कुछ भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चार्जेस सर्विस लिख लेता हूँ, सर्विस के हैं ये, सर्विस का अलग लिख लेते हैं, और इंटरेस्ट चार्जेस हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है, डू नॉट माइंड माई राइटिंग एंड स्पेलिंग, ठीक है। सो सर्विस चार्जेस कितने थे हमारे पास? सर्विस चार्जेस थे हमारे पास 168 और इंटरेस्ट थे 312, ठीक है। इंटरेस्ट चार्जेस थे हमारे पास 312 और सर्विस चार्जेस थे 618 या 638 168, ठीक है। और ये दोनों नेगेटिव में, क्योंकि ये दोनों निकलने हैं, ठीक है, पैसे जाने हमारे, क्योंकि चार्जेस हैं ऑब्वियसली, एक इंटरेस्ट चार्ज और एक दूसरा सर्विस चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों को हम यहाँ पे कैश बुक में नेगेटिव में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे जो है क्लियरली लिखा होता है, जैसा कि यहाँ पे हम दिखा दूँगा आपको, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। कैश बुक के अंदर रिकॉर्डेड नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या, हमें ऑब्वियसली रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अब कैश बुक में, क्योंकि ये चार्जेस जो है डायरेक्ट बैंक आपके अकाउंट से काट लेती है और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि ये अकाउंट मतलब ये पैसे कट चुके हैं। और जब आपको बैंक स्टेटमेंट आपके हाथ में आती है तब आपको मालूम होता है कि आपके यहाँ से मतलब आपके अकाउंट से ये भी चार्जेस कटे हैं, ठीक है। लेकिन कैश बुक में तो आप इसकी कोई एंट्री नहीं डालते उस वक्त, तो जिसकी वजह से आप इस वक्त फिर से डाल देते हो, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के आने के बाद। तो अब हमने इसको मतलब डाल दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। कस्टमर चेक ऑफ ₹14,700 वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपके कस्टमर, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपके कस्टमर ने आपको 14,700 रुपीज़ का चेक दिया, ठीक है। जब आप उसको अपनी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने गए तो आपको पता चला कि ये डिसऑनर्ड हो चुका है, यानी कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है चेक के अंदर, इधर उसकी जो है कंडीशन सही नहीं, या फिर उन्होंने साइन सही नहीं की, ठीक है, या डेट गलत लिखी, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो क्या हुआ कि अब आपको ये 14,700 नहीं मिले, ठीक है। और ये 14,700 आप अपनी कैश बुक में ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं आपने, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको चेक हाथ में आया, कस्टमर ने आपको चेक दिया, तो आपने अपनी कैश बुक में लिख लिया कि भाई मेरे पास 14,700 रुपीज़ आ चुके हैं, ठीक है। आपने अपनी एक चेक बुक कैश बुक में लिख लिया था। लेकिन ये चूँकि डिसऑनर्ड हो गए तो आप फिर से अपनी बुक से निकाल लोगे, कैश बुक में से निकाल लोगे, ठीक है। सो 14,700 को अब हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि डिसऑनर्ड हो गया चेक, ठीक है, डिसऑनर्ड चेक कितने का? 14,700, ठीक है। अब हम इसको जो है वो टोटल कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी जो कैश बुक है और पासबुक है दोनों आपस में मैच हो रही हैं, यानी कि बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, या टैली हो रही है या नहीं हो रही। तो अब हम इसको टोटल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो कैश बुक का टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। सो हियर इट इज़, कैलकुलेटर आ गया।
तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस था 29,650 रुपीज़, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ से 168 माइनस हुआ, देन 312 माइनस हुआ, देन 14,700 रुपीज़ माइनस हो गए, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ बच गया 14,470 रुपीज़, ठीक है। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे कितना है 14,470 रुपीज़ इज़ माई टोटल, ठीक है। सो लेट मी जस्ट नाउ कैलकुलेट दीज अमाउंट्स, ठीक है। इसको हम सम कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले मेरे पास नेगेटिव में है 9,820, ठीक है। और फिर मेरे पास नेगेटिव में है 16,000, देन आई हैव पॉजिटिव में 40,250, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14,430। इसका मतलब कि मेरी दोनों अमाउंट बैलेंस आ रही है, यानी कि मेरी जो कैश बुक है वो पासबुक से टैली हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैंने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जो आखिरी वाली जो एंट्री है इसमें ये 14,700 नहीं है, बल्कि ये 14,740 रुपीज़ है, ठीक है। और हमारा जो ये वाला जो कैलकुलेशन है इसमें एक्चुअली ये 30 आया था, 14,430, ठीक है। और मैंने जल्दी में इसको 470 लिख लिया, ठीक है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और ये भी हमारा जो है 14,430 आएगा, क्योंकि अब ये 14,700 नहीं, अब ये 14,740 हो गया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा हुआ था, ठीक है। सो मैंने इसको रेक्टिफाई कर लिया, और आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसी, ठीक है। सो थैंक यू।